हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं कमल सोनी स्वागत करता हूं आपका लॉयल क्लासेस लाइव एप्लीकेशन में। दोस्तों, लॉयल क्लासेस जिसमें सभी जो क्लासेस रहती है वो लाइव होगी, जिसमें मैथ, जीके, रीजनिंग, नर्सिंग और कंप्यूटर सभी सब्जेक्ट के साथ क्लासेस होती हैं। और जैसे ये लाइव क्लास ख़त्म होगी, ये क्लास ऑटोमेटिक रिकॉर्ड रहेगी, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहती है। तो अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम की डेट आई हुई है। उसी को देखते हुए, कम टाइम को देखते हुए डेली क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो अपना पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन फर्स्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड upon हार्मोन्स। ऑप्शन दिया है इसमें इस्ट्रोजन, एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर चूज करने से पहले आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड upon हार्मोन। यूरिन में कौन से हार्मोन को देख के प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है कि पॉजिटिव है कि नहीं है, वो बात इन्होंने पूछी है। तो ऑप्शन में अगर आप एस्ट्रोजन की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक सेक्स हार्मोन होता है। ये क्या होगा, सेक्स हार्मोन होगा, जो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, ओवेरी के द्वारा। किसके द्वारा, ओवेरी के द्वारा। अगर यहाँ बात करें प्रोजेस्टेरॉन की तो ये भी क्या होता है, एक सेक्स हार्मोन होता है। ये भी किससे प्रोड्यूस होता है, किससे होता है, ओवेरी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो हार्मोन होते हैं यानी कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सेक्स हार्मोन होते हैं जो फीमेल के अंदर ओवरी के द्वारा सीक्रेट होते हैं। इसके बाद अगर बात करें एचसीजी की तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है। किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है। और ये प्लेसेंटा किसमें बनता है, ये प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में ही बनता है। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में ही बनता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा एचसीजी का सिक्रेशन होता है। और प्रेगनेंसी में एचसीजी का जो लेवल इतना हाई हो जाता है कि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। तभी यूरिन में एचसीजी हार्मोन को देख के पता लगाया जाता है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर था हमें मिल चुका है वो होगा एचसीजी। अब रह गया अपना टेस्टोस्टेरोन। तो ये भी क्या होता है, इस सेक्स हार्मोन होते हैं जो मेल में टेस्टिस के द्वारा सिक्रेशन होता है इसका। किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन अपना सोल्व होता है। आंसर इसमें क्या था, एचसी। एक बार और बता देता हूँ आपको मैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि ये सेक्स हार्मोन होता है एक फीमेल बॉडी के अंदर, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रोल है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है फीमेल के अंदर, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलपमेंट करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, बर्थ फैसिलिटेशन में, कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन में, बोन डेंसिटी प्रिजर्वेशन और एंड मैनी मोर। और बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं इसके, यानी कि बहुत से इसेंशियल रोल होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, white spot is occurring due to the deficiency is। white spot किसकी डिफिशियंसी की वजह से होगा। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर देना है आपको। ऑप्शन में इन्होंने पूछा है क्या वो विटामिन ए होगा, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो आपको पता होना चाहिए कि वाइट स्पॉट, जो वाइट स्पॉट है ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए आप एक डायग्राम में, ये जो आप डायग्राम अभी देख रहे हो,
ये जो डायग्राम आप अभी देख रहे हो, इसमें आपको एक व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है आइज के अंदर। इस स्पॉट को ही क्या बोलते हैं आपा? व्हाइट डॉट स्पॉट। इस स्पॉट को ही क्या बोलते हैं? व्हाइट डॉट स्पॉट बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी की। तो यहाँ जो मैंने राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। बट बात यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि अपनों यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्लास में एक एक चीज को समझाया जाता है। देखिए, विटामिन ए की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विटामिन ए के दो नाम होते हैं। एक तो क्या होता है? रेटिनॉल। तो जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? कैरोटीन। विटामिन ए के दो नाम, रेटिनॉल और कैरोटीन। रेटिनॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? एनिमल ओरिजिन है। ये क्या है? एनिमल ओरिजिन। कैरोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? प्लांट ओरिजिन है। वो विटामिन ए जो हमें एनिमल्स या एनिमल्स प्रोडक्ट से मिलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एनिमल ओरिजिन बोलते हैं। और इनको क्या बोलेंगे? रेटिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेटिनॉल। और जो विटामिन ए अपने प्लांट ओरिजिन हो, यानी कि जो प्लांट से मिले, जैसे कि कैरोटीन, गाजर, तो इसको क्या बोलेंगे? आप कैरोटीन बोलेंगे। ओके। अभी ये देख लेते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा? देखिए, एक तो ब्लाइंडनेस हो गया। जैसे ब्लाइंडनेस स्पेशली कब होगा? नाइट में, या इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं, यानी कि रात को दिखाई ना देना। दूसरा, ड्राई स्किन। क्या होगा? इसमें जो स्किन है वो ड्राई रहेगी। इसके अलावा बात करें तो क्या होगा? जैसे पुअर वुंड हीलिंग। मान लो कोई वुंड हो गया है, इंजरी हो गई, बॉडी पे कोई कट होगा, तो उसको वुंड बोलते हैं। वो क्या होगा? जो हीलिंग की प्रोसेस है वो बहुत ही पुअर हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से। तो यहाँ अपना जो आंसर था वो तो यूज हमने कर लिया है। अभी विटामिन बी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विटामिन बी को सेकंड नाम से क्या बोलते हैं? देखिए, थायामिन। क्या बोलते हैं? थायामिन। और इसकी वजह से जो डिजीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेरी बेरी। क्या बोलते हैं? बेरी बेरी। जब विटामिन बी की बॉडी में कमी होगी, यानी कि डेफिशिएंसी होगी, तो क्या हो सकता है? देखिए, एक तो क्या होगा इसके अंदर? जैसे इनफर्टिलिटी। क्या होगा? इनफर्टिलिटी। दूसरी बात करें तो मे बी डिप्रेशन भी हो सकता है। ये सिम्टम आ सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं विटामिन सी की। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि विटामिन सी का जो सेकंड नेम होता है वो क्या होगा? एस्कोर्बिक एसिड। क्या होगा? एस्कोर्बिक एसिड। इसके बाद बात करें कि जो एस्कोर्बिक एसिड है, अगर बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होगी, यानी विटामिन सी की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा? क्या होगा? इसके सिम्टम देख लेते हैं क्या क्या आएंगे विटामिन सी के। एक तो जैसे क्या हो गया? फटिग होगा। दूसरा, मसल्स पेन। तो ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो यहाँ जो विटामिन डी होता है उसका जो सेकंड नेम होता है वो क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। सेकंड नेम क्या होगा विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। और जो कैल्सीफेरॉल की कमी से क्या क्या हो सकता है, तो वो देख लीजिए। विटामिन डी की कमी से एक तो क्या होगा? बोन लॉस। क्या होगा? बोन लॉस हो सकता है। और हेयर लॉस। हेयर लॉस हो सकता है। और मसल्स पेन। मसल्स पेन भी हो सकता है। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि
व्हाइट आउट स्पॉट कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होगा? तो यहाँ राइट आंसर होगा अपना विटामिन ए। ठीक है, इसके अलावा अपन ने सभी विटामिन के बारे में पढ़ लिया है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक बात और बता देता हूं कि कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल होता है और कौन सा वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, अगर यहाँ आप बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल। क्या होते हैं ये? फैट सोल्यूबल। और विटामिन जो रहते हैं जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल, जो पानी में घुल सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि विटामिन फैट सोल्यूबल क्या है और वाटर सोल्यूबल क्या है, क्या इनके सेकंड नेम होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, all among the following are long bone except, यहां क्या पूछा गया है? all among the following are long bone except, यहां कुछ बोन्स के नेम आपको दिए गए हैं। अभी आपको पूछा ये गया है कि कौन सी बोन है जो लॉन्ग बोन नहीं है। इनमें से तीन बोन को छोड़ के एक बोन वो बतानी है जो क्या है? लॉन्ग बोन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी होती है लॉन्ग बोन और कौन सी होती है अलग बोन। तो देखिए, क्लैविकल, ह्यूमर, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पस, फ्लैंजेस, फीमर, टिबिया, ट्यूबुला, मेटाटार्सस एंड फ्लैंजेस, ये जो सारी बोन होती है ये किसका एग्जाम्पल होता है? लॉन्ग बोन का। किसका? लॉन्ग बोन का। इसके अलावा लैक्रिमल, नेजल, वोमर, पैरिएटल, फ्रंटल, ओसिपिटल, स्कैपुला, यहाँ ये नाम नोट कर लेना, स्कैपुला एंड स्टर्नम, रिब्स, हिप, ये सारी होती है कौन सी बोन होती है? फ्लैट बोन। कौन सी बोन होती है ये? फ्लैट बोन। तो हमें क्वेश्चन में अभी क्या पूछा गया था? तीन बोन को छोड़ के एक बोन ऐसी बताओ जो इसमें लॉन्ग बोन नहीं है। अभी देखिए क्वेश्चन की तरफ, यहाँ स्कैपुला दिया है, टीबिया दिया है, फीमर दिया है और फिबुला दिया है। अभी हमने पढ़ा कि टीबिया, फिबुला और फीमर ये क्या थी? तीनों लॉन्ग बोन थी। क्या थी ये तीनों? लॉन्ग बोन। और जो स्कैपुला होता है वो क्या है? एक फ्लैट बोन है। स्कैपुला एक क्या है? फ्लैट बोन है, यानी कि ये लॉन्ग बोन नहीं है। यानी कि स्कैपुला क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होती है। ठीक है, तो अभी आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा इसका। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? स्कैपुला रहेगा। क्या रहेगा? स्कैपुला। स्कैपुला लॉन्ग बोन नहीं। अभी आपको थोड़ा मैं ये भी बता देता हूं कि जो बोन उसके टाइप कितने हैं, किस किस टाइप की बोन होती है, देख लीजिए। उनमें देखिए, टोटली जो बोन होती है अडल्ट में 206 बोन होती है, जिनमें लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सिस्मोइड बोन एंड इरेगुलर बोन होती है। ये मैंने काउंटिंग इसको बताई है। लॉन्ग बोन 90 होगी, शॉर्ट बोन 28 होगी, फ्लैट बोन 36 होगी, सिस्मोइड बोन 4 होगी, यहाँ इरेगुलर बोन होती है 48 होती है। इस प्रकार आप बता सकते हो कि कौन सी बोन है वो लॉन्ग बोन है, कौन सी शॉर्ट है और कौन सी अदर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। जो फोर्थ अपना क्वेश्चन है वो देखिए, स्लिप
वॉकिंग इन मेडिकल टर्म इज, यानी कि मेडिकल टर्म में नींदों में चलने को क्या बोलते हैं? स्लीप वॉकिंग। ऑप्शन दिया है इंसोम्निया, सोमनोलेंट, सोमनाबुलिज्म एंड हाइपरसोम्निया। अभी राइट आंसर चूज करने से पहले हमें वन बाय वन करके एक एक टर्म को भी पढ़ना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इंसोम्निया की। इसकी इंसोम्निया की बात करें तो क्या होता है? इन एबिलिटी टू स्लीप। क्या होगा ये? इन एबिलिटी ऑफ स्लीप, ये बोल दो या टू बोल दो, कोई बात नहीं। इनएबिलिटी टू या इनएबिलिटी ऑफ स्लीप, यानी कि जिसको रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती तो उसको क्या बोलेंगे? इंसोम्निया बोलेंगे। सेकंड देख लीजिए यहाँ पे, सोमनोलेंट। सोमनोलेंट की अगर बात करें तो क्या होगा? क्या होगा? जिसको ज्यादा नींद आए, जिसको ज्यादा नींद आए, मोर स्लीप एट नाइट, या डी। अगर जिसको ज्यादा नींद आती है तो उसको क्या बोलेंगे? सोमनोलेंट बोलेंगे। डी की बात करें यहाँ पे तो सोमनाबुलिज्म की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होगा? स्लीप वॉकिंग। क्या होगा? स्लीप वॉकिंग एट नाइट, जो निंदों में चलता है। निंदों में जिसकी चलने की आदत हो तो उसको क्या बोलेंगे? सोमनाम्बुलिज्म बोलेंगे। अभी डी की बात करें तो क्या होगा? हाइपर सोमनिया, यानी कि हाइपरसोमनिया क्या होता है? जिसको बहुत ज्यादा नींद आए, जिसको बहुत ज्यादा नींद आए तो उसको क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? हाइपरसोमनिया बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको ये भी बोल सकते हैं आप, एडिक्वेट टाइम ऑफ नाइट टाइम स्लिप, जो रात को लंबे टाइम तक सोता रहता है, सुबह तक उठता ही नहीं है जल्दी से, तो उसको हाइपरसोमनिया बोलेंगे। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा? क्या रहेगा? सोमनाबुलिज्म। ओके, अगले क्वेश्चन को लेके चलेंगे अभी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट सिचुएटेड इन द ब्रेन। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होती है, ब्रेन में होती है। ओके, तो पहले तो आपको ये बता देता हूं कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो टू टाइप की होती है। ग्लैंड्स टू टाइप की होती है। कौन सी? एक तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी कौन सी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये तो क्या होती है? डक्टलेस। ये क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। और ये क्या होती है? डक्ट ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन। अब इन्होंने पूछा क्या है हमें? एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड के बारे में पूछा है कि ब्रेन में सिचुएटेड होती है। तो बात करें अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसके बाद हाइपोथैलेमस, देन एड्रेनलिन, सॉरी एड्रेनल ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड होती है, जो कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे लटकी हुई होती है। ओके, इसके टू पार्ट होते हैं, एंटीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और हाइपोथैलेमस की अगर बात करें आपा, तो हाइपोथैलेमस क्या होगा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। और ये कहाँ सिचुएटेड होगी? ब्रेन के अंदर। कहाँ पे होती है? ब्रेन में। तो यहाँ राइट जो आंसर है वो तो अपना आ ही गया। इसके बाद देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स, देन
थायरॉइड ग्लैंड्स। क्या आता है आगे? एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है? दोनों किडनी के टॉप ऑफ ईच किडनी भी आप इसको बोल सकते हैं। कहां पे होगी ये? टॉप ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के टॉप पे होगी। और अगर बात करें थायराइड ग्लैंड की तो कहां होता है? फ्रंट ऑफ नेक। कहां होगी ये? फ्रंट ऑफ नेक। नेक के फ्रंट पे जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होगी? थायराइड ग्लैंड होगी। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। अभी बात करते हैं आप 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि फोले कैथेटर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कि जो फोले कैथेटर होता है या यूरिनरी कैथेटर भी इसको बोलते हैं, कि कौन सी कंडीशन में यूज होता है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे एन्यूरेसिस, दूसरा यूरिन रिटेंशन, तीसरा ऑप्शन एन्यूरिया और चौथा इनकॉन्टिनेश। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ एन्यूरेसिस का मतलब होता है इन इन वॉल्यूंटरी यूरिनेशन बाय चिल्ड्रन इन नाइट। अगर बच्चा रात को इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? एन्यूरेसिस बोलेंगे। ठीक है। अभी बात करें यूरिन रिटेंशन की तो क्या होगा देख लीजिए। जब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी कि वैन योर यूरिनरी ब्लैडर डज नॉट एम्प्टी डज नॉट एम्प्टी, यानी कि जब आपका यूरिनरी ब्लैडर खाली ना हो, यानी कि यूरिन बाहर आए ना, तो उसको क्या बोलेंगे? यूरिन रिटेंशन बोलेंगे। अगला जो ऑप्शन था अपने पास सी, उसकी बात कर लेते हैं। एन यूरिया। एन यूरिया का मतलब क्या होता है? अगर किडनी फेल हो जाए, यानी कि फेलियर ऑफ किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन, यानी कि यूरिन प्रोड्यूस ही ना करे, किडनी ही फेल हो जाए, तो कब क्या होगा? उसको एन्यूरिया होगा। लास्ट और फाइनल जो ऑप्शन दिया इन्होंने डी, उसकी बात कर लेते हैं। डी में क्या पूछा इन्होंने? इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? लीक यूरिन, यानी यूरिन थोड़ा थोड़ा करके लीक होता रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकॉन्टिनेंस। अभी फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपा। क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने कि फोले कैथेटर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो देखिए एन्यूरेसिस में तो क्या था? एन्यूरेसिस में क्या था? इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन हो रहा है नाइट में, तो फोले कैथेटर आपा नहीं डालेंगे। यूरिन रिटेंशन की बात करें तो क्या था कि जब ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता, कितने भी कोशिश कर लो ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा, तो आपको पता है अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फोली डालना पड़ेगा। तो राइट जो आंसर यहाँ रहेगा अपना बी रहेगा। एन्यूरिया में क्या था कि किडनी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही। जब किडनी प्रोड्यूस करेगी नहीं तो फोलिश डालने का न डालने का मतलब ही का है ना, क्या मतलब रहा? क्योंकि ब्लैडर के अंदर तो यूरिन होगा ही नहीं। अगर बात करें इनकॉन्टिनेंस की तो उसमें क्या है? उसमें फोलिश डालने की क्या जरूरत है? तो लीक हो रहा है धीरे धीरे, बाहर तो आ ही रहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। 7th क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। ए कंडीशन characterized by inflammation of thyroid gland resulting in hypothyroidism, यानी कि इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक ऐसी कंडीशन, एक एंडिक जो कंडीशन है एक, जिसमें थायराइड ग्लैंड का क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होगा और उसके द्वारा क्या होगा?
हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, वो कंडीशन आपको बतानी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, देखिए, ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स रिजल्टिंग इन हाइपोथायरॉयडिज्म। ऑप्शन दिया है यहाँ, एडिशन डिजीज, सेकंड हाशिमोटो डिजीज, थर्ड ग्रेव डिजीज, फोर्थ कशिंग डिजीज। तो यहाँ आप अगर आंसर चूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि एडिशन डिजीज क्या है, हाशिमोटो डिजीज क्या होगी, ग्रेव और कशिंग डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। बात करें एडिशन डिजीज की तो देखिए क्या होता है। एडिशन डिजीज मीन्स एड्रिनल एड्रिनल इन सफिशियंसी, यानी कि जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, जो किडनी के टॉप होती है, यानी ईच किडनी पे के टॉप पार्ट पे होती है, वो क्या करती है, एड्रिनल जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट कम करती है या करती ना हो, यानी इसको क्या बोलेंगे, एड्रिनल इनसफिशियंसी बोलेंगे। तो ये क्या होगा, एडिशन डिजीज होगा। क्या होगा, एडिशन डिजीज होगा। उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होगा। अगला देखिए, बी हाशिमोटो डिजीज। बी हाशिमोटो डिजीज, इसमें क्या होगा, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए, ये ऑटो इम्यून डिजीज होगी जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो यहाँ पे बात बनती लग रही है, यहाँ पे बात बनती लग रही है। पहले आप चलते हैं सी की तरफ। सी में क्या कहा इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, ग्रेव डिजीज। अब ये ग्रेव डिजीज क्या होता है, देखिए ये भी क्या है, वैसे तो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, बट इसमें क्या होगा, देखिए आल्सो ऑटो इम्यून डिजीज, आल्सो ऑटो इम्यून डिजीज, बट कोज हाइपर थायरॉयडिज्म। देखिए, ग्रेव डिजीज है वो भी क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है, यानी कि जब कोई भी डिजीज उसी ऑर्गन में उसी के द्वारा हो, है ना, अंदर ही अंदर उसी ऑर्गन, जो एंजाइम्स जो हॉर्मोन्स होते हैं वो अंदर ही अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको ऑटो इम्यून बोल दिया, जैसे समझता ही, ठीक है। अभी देखिए इसमें ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज बट कोज हाइपरथायरॉयडिज्म। ग्रेव डिजीज है तो ऑटो इम्यून, बट इसमें क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। ठीक, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, एडिशन नहीं हो सकता, ग्रेव डिजीज नहीं हो सकता, हाशिमोटो लग रहा है अपने को। अभी बात करते हैं कशिंग डिजीज की। अब कशिंग डिजीज क्या होता है, अब बात कर लेते हैं डी की। ये क्या होती है, पिट्यूटरी एडिनोमा होती है। इसमें क्या होता है, यानी कि जो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, पिट्यूटरी जो एडिनोमा, मान लो इसकी कोई गांठ या कैंसर कुछ भी मान सकते हो, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होता है, जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ ए सी टी एच, यानी कि फुल फॉर्म देख लीजिए इसकी, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, क्या होगी, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो यहाँ अपना जो राइट आंसर हमें जो मिला है वो क्या हुआ, हाशिमोटो डिजीज। क्या होगा, हाशिमोटो डिजीज। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो, क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ, क्या है देखिए, 8th क्वेश्चन यहाँ कहता है, कॉमन कॉमन कोज ऑफ एंटेपार्टम हेमरेज।
एंटेपार्टम हेमरेज का जो कॉमन कोज होता है वो क्या होता है, यानी कि डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग होने का जो कोज है वो क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज बोले। ऑप्शन दिया है वाजा प्रेविया, प्लेसेंटा प्रेविया, यूटेराइन रप्चर एंड नन ऑफ द अब। तो हमें पहले अभी देखना है कि व्हाट इज वासा प्रेविया। देखिए, वासा प्रेविया का मतलब क्या होता है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड ब्लड वेसल्स फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी इसमें क्या होता है, देखिए, अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड ब्लड वेसल्स फ्रॉम द umbilical cord travel across the opening of opening of your cervix। ओके, अभी समझ में आया आपको ये क्या बोला है मैंने। देखिए, इसमें क्या है, वाजा प्रीविया क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड ब्लड वेसल्स फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रेवल क्रॉस द ओपनिंग ऑफ योर सर्विक्स। कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड की कुछ ब्लड वेसल्स क्या आ जाती है, सर्विक्स के पास आ जाती है, जहां सर्वाइकल ओपनिंग होती है वहां पे आ जाती है, और वो क्या होती है, अनप्रोटेक्टेड होती है, और उसकी वजह से कई बार रैप्चर हो जाती है और हैवी ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये क्या है, एक मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है एंटीपार्टनम हेमरेज का। यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की, तो अपना आ ही चुका है, वाजा प्रेविया। बात करें अगर प्लेसेंटा प्रेविया की, तो क्या होगा, क्या होगा प्लेसेंटा प्रेविया, मीन्स इसमें क्या होगा, इसमें जो प्लेसेंटा होता है ना, वो इम्प्लेंट होता है, कहाँ होता है इम्प्लेंटेड, कहाँ होता है, बॉटम ऑफ द यूट्रस। यानी कि क्या बोलेंगे आप इसमें, जैसे प्लेसेंटा हैज implanted at the bottom of the uterus। ओके, इसमें क्या होता है, पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग होती है इसमें। ओके, तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसमें पेन नहीं होता, हल्की हल्की विजाइनल ब्लीडिंग है वो होती रहेगी। तो ये क्या होगा, प्लेसेंटा प्रेविया होगा। क्या होगा ये, प्लेसेंटा प्रेविया। ओके, बट यहाँ मैंने जो राइट आंसर था मैंने आपको पहले में बता दिया। अगला देखिए, यूटेराइन रैप्चर। अगली बात करें यूटेराइन रैप्चर की, तो इसमें क्या होगा, जो यूट्रस होता है, जो यूट्रस होता है वो क्या होगा, रैप्चर हो जाएगा। यूट्रस का रैप्चर होगा, उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो क्या है, वो कोज नहीं है, वो एंटीपार्टम हेमरेज का कोज नहीं, एक नन ऑफ द अबो इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट यहाँ आंसर क्या रहेगा, वाजा प्रेविया रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ आपको वाजा प्रेविया दिखाया है, इस डायग्राम में आपको वाजा प्रेविया दिखाया है। अभी इसके अंदर देखिए, जैसे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अम्बिलिकल कोड हो गया। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो, ये अम्बिलिकल कोड है, और ये क्या हुआ, कई बार जो सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वहां पे आ जाता है और अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, और वही कोज है पोस्ट जो एंटीपार्टम हेमरेज। अभी इसके अंदर आप देख रहे हो, ये क्या है, प्लेसेंटा प्रेविया है, यानी कि इसके अंदर जो प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है वो बॉटम साइड होता है, वो बॉटम होता है किसके,
यूट्रस के, तो वो क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया होगा। इसमें क्या होता है, पेनलेस ब्लड, पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग होगी। क्या होगी, पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, अभी इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये क्या है, यूट्रस का रैप्चर है। क्या ये यूट्रस का रैप्चर है। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है 9th, वो होता है फोर्थ क्रेनियल नर्व। हमें इसमें क्रेनियल नर्व के बारे में पूछा है कि जो चौथी क्रेनियल नर्व होती है वो कौन सी होती है। तो ये बात आपको तभी पता लगेगी कि जो आपको पता होगी कि टोटल क्रेनियल नर्व होती कितनी है। बताइए कितनी होती है टोटल क्रेनियल नर्व। यहाँ टोटल की बात करें तो कितनी होगी, 12 होगी। क्रेनियल नर्व टोटल कितनी होती है, 12 होती है। पहले तो मैं आपका इनको कुछ नाम बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। जो पहली जो क्रेनियल नर्व होती है वो कौन सी होगी, ओल्फैक्टरी नर्व। कौन सी होगी, ओल्फैक्टरी। दूसरी जो होगी वो होगी ऑप्टिक। तीसरी जो क्रेनियल नर्व है वो ओक्यूलोमोटोर। चौथी जो क्रेनियल नर्व होती है ट्रोकिलियर। पांचवी अगर क्रेनियल नर्व की बात करें तो कौन सी होगी, ट्राइजेमिनल। कौन सी नर्व होगी वो, ट्राइजेमिनल। और 6 की यहां बात करें तो कौन सी होगी, एब्डुटेंस। 7th जो क्रेनियल नर्व होगी वो होगी फेशियल। 8th जो क्रेनियल नर्व होगी वो कौन सी होगी, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। और 9th जो यहाँ नर्व होती है वो कौन सी होगी, ग्लोजो फेरिंजियल नर्व। 10th की बात करें तो 10th होती है वो होती है वेगस। 10th कौन सी होती है, वेगस नर्व। और इसके बाद बात करें 11 की तो क्या होगी, असेसरी नर्व। 12 जो नर्व होती है वो कौन सी होती है, कौन सी होगी, हाइपोग्लोजल नर्व। इस प्रकार जो 12 की 12 जो क्रेनियल नर्व होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी क्वेश्चन में चलिए एक बार, क्या पूछा है, फोर्थ क्रेनियल नर्व। क्या पूछा है इन्होंने, फोर्थ क्रेनियल नर्व यानी कि चौथी कौन सी है, तो आप बता दोगे कब, अगर आपको पता होगा। देखिए चौथी इसमें क्या है, ट्रोकिलियन नर्व। कौन सी है, ट्रोकिलियन। तो यह इसमें ऑप्शन में देखिए आप, ट्रोकिलियन कहाँ है, ये वाला। तो राइट जो आंसर रहेगा अपना क्या रहेगा, सी रहेगा। अब सी क्यों रहेगा, क्योंकि है इसलिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको अभी 12 की 12 जो नर्व थी वो बता दी है। इसके अलावा अगर आपको 7 पूछे तो फेशियल बता देना, 8 पूछे तो वेस्टिबुलो कोक्लियर बता देना। अगर आपको ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जो लॉन्गेस्ट जो नर्व होती है क्रेनियल वो कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट जो क्रेनियल नर्व होती है अगर उसका पूछे तो आपको क्या बताना है, 10th क्रेनियल नर्व होती है वो, यानी कि वेगस नर्व। वेगस नर्व होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट नर्व होती है। और आपको अगर स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, क्या बोलना है आपको, फोर्थ वाली, यही ट्रोकिलियर। ये ट्रोकिलियर जो होती है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन डैमेज एट क्रेनियल नर्व। अभी आपने क्रेनियल नर्व के बारे में पीछे की क्वेश्चन में पढ़ा था। 8 क्रेनियल नर्व यहाँ क्या थी देखिए, अभी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व क्या थी यहाँ पे, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व थी। और इन्होंने ये पूछा है कि कौन सी एंटी टीबी ड्रग देने से ये नर्व होते हैं वो डैमेज हो जाती है। ऑप्शन में दिया है आइसोनियाजिड, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए अपने को टीबी ड्रग का पूछा है तो टीबी ड्रग ये नहीं है।
देखिए आइसोनियाजिड हो गया, इथाम्बुटोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये क्या है? टीबी ड्रग होती है। ठीक है, अब बात अगर आइसोनियाजिड की आप करें, यहाँ पे आइसोनियाजिड की बात करें एक बार, आइसोनियाजिड की बात करें तो क्या होगा देखिए, इसकी वजह से जैसे एक तो जैसे क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। क्या होगा इसकी वजह से? नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। क्या होगा? नोजिया एंड वोमिटिंग। और इसकी वजह से नंबनेस भी हो सकता है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? पेन इन हैंड एंड फुट, हाथ और पैरों में दर्द भी रह सकता है। और एक मोस्ट जो कॉमन होता है वो क्या होता है? आयरन एक्युमुलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखने का तरीका बता देता हूं। जैसे यहाँ पे क्या है, आइसोनियाजिड है, आई का मतलब क्या होता है? ये सेम आयरन अकोमोलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, बता दोगे? इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, इसको छोड़ दीजिए। जो सी ऑप्शन देता है इसमें इथाम्बुटोल, इथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड पूछा है। देखिए यहाँ पे इथाम्बुटोल पूछा है, तो इथाम्बुटोल के बारे में आप क्या बताओगे? इसमें क्या होगा? ई आ रहा है पहले। इथाम्बुटोल में पहला जो वर्ड है वो क्या? ई। ई से याद रखना आई, ई से याद रख लेना आई। तो इसमें क्या होगा? जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज होती है। क्या होती है? ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। कौन? इथाम्बुटोल। जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस। क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस हो सकता है। ओके, अभी बात करें आप डी यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एस आता है, पहला वर्ड क्या आता है? एस। एस से याद रख लेना आप सुनना, एस से याद रख लेना सुनना। और सुनने वाली जो नर्व होती है वो कौन सी होती है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। कौन सी नर्व होती है? ये एट्थ क्रीनियल नर्व। कौन सी नर्व होती है? एट्थ क्रीनियल नर्व। और अभी ऑप्शन देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। कैन डैमेज एट क्रेनियल नर्व, और एट क्रेनियल को ये डैमेज कर रही है, जिसका नाम क्या था? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या रहेगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। अगला जो क्वेश्चन है 11, वो क्या कहता है देखिए, द द गैस मोस्ट कॉमनली यूज इन क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी के अंदर जो मोस्टली कॉमन यूज करते हैं गैस, वो कौन सी होती है? ऑप्शन O2, CO2, N2, H2। तो देखिए यहाँ पे आपको भी पता होगा कि जो क्रायोसर्जरी होता है, पहले तो ये बताऊंगा कि क्रायोसर्जरी होता क्या है। क्रायोसर्जरी में क्या करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं। क्या करते हैं? क्रायोसर्जरी के अंदर देखिए लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं, जो क्या करता है, जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है कैंसर सेल और अबनॉर्मल टिश्यू को। जो क्या करता है, देखिए लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे, वो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। किसको करेगा? अबनॉर्मल टिश्यू और कैंसर सेल को। तो यहाँ देखिए क्रायोसर्जरी का मतलब क्या होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे। क्या लेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे। तो अभी ऑप्शन में देखिए क्या क्या पूछा है, क्या यूज करेंगे? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और H2।
तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन। क्यों होगा, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं। ओके, अभी इसके बाद अगर बात करें आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की, देखिए O2 का तो आपको पता ही, मैंने नहीं बताया, O2 का तो पता ही आपको, क्योंकि ऑक्सीजन तो आप लेते ही लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो देखिए जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका बता देता हूँ, उसका जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, कॉमनली यूज होता है इसका उपयोग लेप्रोस्कोपी में। कहाँ पे, लेप्रोस्कोपी में। ठीक है, किस लिए, ये क्या करते हैं, एब्डोमेन को इन्फ्लेट करने के लिए। किस लिए, एब्डोमेन को इन्फ्लेट करने के लिए किसका यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ राइट आंसर होगा। अभी चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि हीमोफीलिया हीमोफीलिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, कि कौन से क्लोटिंग फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया होगा। क्या वो क्लोटिंग फैक्टर 6 होगा, दूसरा दिया है 7, तीसरा क्लोटिंग फैक्टर 8, या क्लोटिंग फैक्टर 9। अब अगर आपको पता है कि ये क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं और क्लोटिंग फैक्टर का नाम क्या क्या होता है, तब तो आप बता पाओगे, अदरवाइज। अभी देखिए इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं कि क्लोटिंग फैक्टर टोटली कितने होते हैं और उनका नाम क्या क्या होता है, फिर आप आंसर दे पाओगे। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे जो क्लोटिंग फैक्टर है टोटली कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं, जिनमें से जो 6 होता है, जो 6 होता है वो क्या होता है, मिसिंग होता है। बात कर लेते हैं इसमें क्लोटिंग फैक्टर के नाम की। तो देखिए, पहला फिब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल देते हैं, चौथा कैल्शियम, पांचवा प्रो एस्लेरिन या लेबाइल फैक्टर भी बोल देते हैं, छठा मैंने बताया मिशिंग होता है, और जो सातवां होता है वो स्टेबल फैक्टर होगा, आठवां एंटी हिमोफिलिक फैक्टर होगा, और जो 9 होगा वो क्या होगा, क्रिसमस फैक्टर होगा, 10 में स्ट्राउट पावर फैक्टर, और जो 11 है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और 12 होगा हैगमान फैक्टर, और जो 13 में आता है वो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या ट्रांसग्लूटामिनेज होगा। तो देखिए अपने को पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, हिमोफीलिया। यहाँ पे अपने को हीमोफीलिया पूछा था। क्या पूछा था यहाँ पे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कौन से क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होगा। तो यहाँ अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो देख लीजिए, राइट जो आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, मैं इस दोबारा से वही डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। यहाँ देखिए आप, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, 8। कौन सा है, 8। तो हीमोफीलिया होने का जो रीजन होगा वो कौन से फैक्टर की कमी से होगा, वो होगा सी, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर 8 की वजह से। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है देख लीजिए, ए नर्स इज मेजर ए पेशेंट टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फारेनहाइट, व्हाट इज इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है कि एक पेशेंट है, उसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, वो आपको कितना मिला, 102 डिग्री फारेनहाइट मिला, और आपको क्या करना है, आपको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है उसको। तो आप 102 डिग्री फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके मुझे बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये फॉर्मूला है कि सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे। तो देखिए अगर आपको
सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या करोगे आप, F इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5, 35 कर देंगे प्लस 32। और एफ सी फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड पूछे तो आप क्या बोलोगे, C इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9 F माइनस 32। ये आप बता दोगे यहाँ पे। अभी ऐसा क्यों, अभी ऐसा क्यों, क्यों कहा मैंने ऐसा, देखिए इसमें हाउ टू कन्वर्ट, मैंने जो एग्जांपल दिया है इसमें क्या था, हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब यहाँ देखिए कन्वर्ट 35 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, क्योंकि यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो मैंने लगाया यहाँ पे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 35 प्लस 32, मैंने ये दिया है आपको यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आप करके निकाल सकते हो, राइट आंसर मुझे आप जल्द ही इसका बताओगे, ठीक है, ये आपको ही निकालना होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए अपने, थोड़ा टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं बता पा रहा। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर से आपको एक नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।